जय हिंद बच्चों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, एकदम बिंदास होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पर लेके जा रहे होंगे। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम नवोदय स्कूल और सैनिक स्कूल के जो मैथ्स के क्वेश्चंस हैं उनको कवर कर रहे हैं, और हमारी जो अप्रोच है वो कुछ इस तरीके से रह रही है जिसमें हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकें और करेक्ट सही कर सकें उसको, और एक जो एग्जाम के तरीके से सही करते हैं हम क्वेश्चन को, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास बहुत कम टाइम होता है। हमको एक क्वेश्चन को मैक्सिमम 30 to 40 सेकंड के अंदर फिनिश करना होता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम एक क्वेश्चन को 10 सेकंड तक, लास्ट 10 से 20 सेकंड के अंदर फिनिश कर सकें। कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो 1 सेकंड के होते हैं, 2 सेकंड के होते हैं, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो कैलकुलेशन की वजह से थोड़ा सा लेंथी हो जाते हैं, जिनको हमको टाइम को बचा के थोड़ा सा कम टाइम में उन क्वेश्चंस को फिनिश करना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की हमारी सीरीज। मैं दीपक शिकरवार, आपका मैथ्स टीचर, हाजिर हूं आपके सामने एक और मैथ्स की टेस्ट सीरीज लेकर। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा सकते हैं, ताकि और भी बच्चे आपके साथ तैयारी कर सकें, पढ़ाई कर सकें। देखिए बेटा, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को पढ़िए, रीड कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या हो सकता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 43, 91 and 183 so as to leave the same remainder in each case। मीन्स ये ऐसा कह रहा है कि द ग्रेटेस्ट नंबर, इनमें से ए, बी, सी और डी ऑप्शन में से वो कौन सा ऐसा ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा नंबर है जो इन सारे नंबर्स को डिवाइड करे और रिमाइंडर कितना दे, हमारे पास सेम रिमाइंडर दे। मीन्स मान लो हम 9 से डिवाइड करते हैं किसको, 43 को, तो जो रिमाइंडर बचेगा वही रिमाइंडर बचना चाहिए जब हम 9 से 91 को डिवाइड करें, और वही रिमाइंडर बचना चाहिए जब हम इस 9 से 183 को डिवाइड करें। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है जो हमको मोटे तौर पे समझ में आया है। तो देखिए क्या अप्रोच हो सकती है हमारी इस क्वेश्चन को लेके कि हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी फिनिश कर सकें। सबसे बेस्ट अप्रोच जो रहेगी इसमें, हम ऑप्शन ही उठा लेते हैं, ऑप्शन से डिवाइड करके देख लेते हैं और जल्दी करने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे। मान लीजिए इसका ए ऑप्शन है, मीन्स 9। अगर आप 9 से 43 को डिवाइड करोगे तो 9 4 जा 36 होता है, कितना रिमाइंडर बचेगा हमारे पास, 7। देखिए 9 से डिवाइड कीजिए 43 को, 9 4 जा 36, कितना रिमाइंडर बचा, 7। और जब 9 से 91 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 1। कैसे, 9 10 या 90 होता है, 1 एक्स्ट्रा बच गया आपके पास। मीन्स रिमाइंडर तो सेम नहीं आए, मीन्स पहला ऑप्शन आपका यही खत्म हो गया, पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। क्लियर, तो पहला ऑप्शन आपका खत्म। अब आती है बात बी ऑप्शन की, मीन्स 8 से। अगर 8 से 43 को डिवाइड करोगे, 8 5 जा 40, 3 रिमाइंडर बच गया हमारे पास। 8 से 91 को डिवाइड करोगे तो 91 से जस्ट पहले 88 आता है, जो 8 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो यहां पे भी हमारे पास कितना रिमाइंडर बच गया, 3 रिमाइंडर बचा। अब सेम आप 183 को डिवाइड करके देखिए, 9 से 8 से डिवाइड करोगे इसको 183 को, 8 2 जा 16, कितना बचा हमारे पास, 223। 8 2 जा 16, कितना रिमाइंडर बचा हमारे पास, 7। मीन्स अब की बार हमारे पास रिमाइंडर 7 बच गया, सेम रिमाइंडर बचना चाहिए था 3 3, तो यहाँ पे 3 बचता, जब तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होता। यहाँ तो बी ऑप्शन जो है हमारे पास 8 वो इनकरेक्ट हो गया। तो भाई इनकरेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो नेक्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं हमारा, तो ऑप्शन तो खत्म हुए हमारे पास। अब 4 बचा हमारे पास, 4 बचा और 3 बचा। 4 से डिवाइड करोगे 43 को तो यहाँ पे 3 रिमाइंडर बचेगा। कैसे बचेगा, 4 10 जा 40, रिमाइंडर 3 ऑब्वियसली। 91 को डिवाइड करोगे तो उससे पहले अभी 88 जो आया था वो 8 से डिवाइड था, तो वो 4 से भी डिवाइड होगा पक्का। मीन्स यहाँ पे भी हमारे पास कितना रिमाइंडर आया। अब डिवाइड कर लेते हैं 183 को 4 से। फोर 4 जा 16, 2 4 5 जा 20, कितना रिमाइंडर बचा, 3 रिमाइंडर। मीन्स तीनों ही केस में आपके पास रिमाइंडर कितना बच गया, 3, जब आप 4 से डिवाइड कर रहे हो।
तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ हमारे पास? सी ऑप्शन। और ये कैलकुलेशन आपको माइंड में करनी है और बहुत जल्दी करनी है, जितना जल्दी हो सके आपको ये कैलकुलेशन उतनी फास्ट करनी है, ताकि आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी फिनिश कर सको। ओके, तो क्वेश्चन में हमने क्या समझा कि ऐसा सबसे छोटा नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर बताना था हमको, सबसे बड़ा नंबर बताना था, जो 43, 91 और 183 को जब हम जिससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचे हमारे पास? सेम रिमाइंडर बचे। तो 4 वो नंबर है जिससे हम इन तीनों नंबरों को डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास सेम रिमाइंडर बच रहा है। क्या रिमाइंडर बच रहा है? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या हो सकता है इसमें। सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या हो सकता है। वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो, सॉल्यूशन पसंद आ रहे हैं तो आप बता सकते हो। ओके, देखिए बेटा, क्वेश्चन है हमारे पास, इस सीरीज को मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है हमको, कि इस सीरीज में मिसिंग टर्म क्या है हमारे पास। 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19, 13। कैसे होगी 13? कौन सी सीरीज चल रही है? ये सीरीज चल रही है हमारे पास प्राइम नंबर्स की। क्या होते हैं प्राइम नंबर्स? वो नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। कौन से 2 फैक्टर? एक तो खुद और एक 1। जैसे कि 7 है हमारे पास, ये सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और खुद 7 से डिवाइड होता है, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 7 को डिवाइड कर दे। तो कौन सी सीरीज थी हमारे पास? ये प्राइम नंबर्स की सीरीज। ऐसे ही आपके पास इवन नंबर्स की सीरीज चल सकती है, ऑड नंबर की सीरीज चल सकती है। ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। इवन नंबर जो क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। सबसे छोटा ऑड नंबर क्या होगा हमारे पास? 1। सबसे छोटा इवन नंबर क्या होगा? 2। इस तरीके की हमारे पास सीरीज चल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है? किस टाइप का हो सकता है? कौन से टॉपिक से हो सकता है? कौन से टॉपिक से है? ओ, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सब कुछ मिक्स कर दिया है इस क्वेश्चन में। कीजिए, ट्राई करने की कोशिश कीजिए, क्या हो सकता है इसमें। मार्क प्राइस भी है, प्रॉफिट भी है, गेन भी है, सब कुछ है इसमें। प्रॉफिट गेन तो सेम ही होता है ना। कुछ बच्चे बोलते हैं सर गेन क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट तो पढ़ा है, गेन परसेंट क्या होता है? गेन भी सेम होता है बेटा, गेन परसेंट बोलो चाहे प्रॉफिट परसेंट बोलो, बात सेम होती है। देखिए क्वेश्चन क्या है। अ डीलर मार्क्स हिज गुड्स 30% अबव हिज कॉस्ट प्राइस। एक डीलर है, क्या करता है कि वो अपने गुड्स को, गुड्स मीन्स सामान, जो उसका प्रोडक्ट है, जो भी वो सामान बेच रहा है, उसको 30% अबव कॉस्ट प्राइस के लगाता है। मीन्स जो भी उसका कॉस्ट प्राइस था, जितने में उसने उस सामान को खरीदा था, उससे 30% एक्स्ट्रा उस पर टेपी लगा दे रहा है, एक तरीके से मार्क लगा दे रहा है। ऐसे करके मार्क, MRP लिखा होता है ना, किसी भी सामान को लेने जाते हैं ऐसे लिखते हो MRP, MRP मान लेते हैं 130 रुपीज, इस तरीके से को बोलते हैं हम MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो क्या कर रहा है वो? 30% ज्यादा कर रहा है कॉस्ट प्राइस से। मींस अगर आप कॉस्ट प्राइस को 100% लेट करके चलोगे, 100 करके लेट चलोगे, 100 लेके चलोगे, तो जो मार्क प्राइस है वो इससे 30% एक्स्ट्रा है। मींस भाई 30% का मीनिंग क्या होता है? 30% का मीनिंग होता है 100 में से 30। अब उसने 30% बढ़ाया है, इसका मतलब 100 पे ही तो 30% बढ़ाया है, तो 100 पे 30% बढ़ाओगे तो MRP उसने कितना कर दिया है? मार्क प्राइस जो है उसने कितना कर दिया है? 130 कर दिया है। क्यों? क्योंकि उसने CP पे ही तो 30 रुपए इंक्रीज करे हैं, और CP हमने क्या लेट किया है? 100, तो उसने एक तरीके से 100 पे 30 रुपए बढ़ा दिए हैं। ये मीनिंग निकलता है इस बात का, क्योंकि 100 का 30% 30 और 30% बढ़ा दो उसमें। क्लियर? तो यहां से हमारे पास MRP या फिर हम मार्क प्राइस बोल सकते हैं, वो कितना आया? 130 रुपीज। कॉस्ट प्राइस कितना लेट किया था हमने? 100। अब आगे देख लेते हैं क्या बात कह रहा है वो। एंड देन अलाउज 15% डिस्काउंट ऑन इट। जब भी डिस्काउंट दिया जाता है वो हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। मींस जो ये 15% का डिस्काउंट देगा वो इस 130 पे देगा।
कितने पे देगा? 130 पे। क्यों? 130 क्या है? मार्क प्राइस, और डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे ही दिया जाता है। ओके, तो बात को समझने की कोशिश करना जरा। क्या बात? कि मार्क प्राइस हमारे पास है 130 और उस पे उसने डिस्काउंट परसेंट कितना दे दिया? 15%। मींस 15% का डिस्काउंट दिया, मींस एक्चुअल में सामान 100 रुपए का था, उस पे 15% का डिस्काउंट दे दिया, तो अब सामान को बेच कितने में रहा है वो? 85% में। मींस अब वो सामान को कितने में बेच रहा है? 85% में। देखिए कैसे, 130 का आप 85% निकालिए। 85% परसेंट हटाने के लिए अपॉन में 100 करा हमने, यहां से क्या निकलेगा हमारे पास? ये सेलिंग प्राइस निकलेगा। कट कीजिए इसको, 85 और 13 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, कितना आएगा? यहाँ से 1 8 24 1 25, ये 85 का 5 10, हाँ से 1 8 10 और 11 1105। क्या है यहाँ से? 1105। लेकिन नीचे एक 10 चल रहा है तो एक पॉइंट आ जाएगा यहाँ। ये क्या आया? सेलिंग प्राइस। कितना? 110.5 रुपये। इतनी बात को समझने की कोशिश कीजिए पहले आप। ये तो कैलकुलेशन थी बस। कि इतनी बात में हुआ क्या? अभी तक हमने क्या किया? क्वेश्चन कह रहा था कि जो एक डीलर है वो अपने जो सामान है, प्रोडक्ट है, उसको कॉस्ट प्राइस से 30% बढ़ा के अंकित करता है, उस पर मार्क करता है। मींस कॉस्ट प्राइस को हमने 100 लेट किया तो उसका 130% हमने क्या कर दिया? मार्क प्राइस। मींस 30% उस पर बढ़ा दिया। 100 पे 30% बढ़ाओगे मींस 30 ही बढ़ाओगे, ठीक है? तो 100 से हमने सामान को कितने का लगा दिया? उस पर जो एक टीपी लगाई हमने, एक तरीके से मार्क कर दिया, उस पर कितना कर दिया? 130 मार्क कर दिया। उसके बाद उसने 15% का डिस्काउंट दे दिया, और डिस्काउंट दिया जाता है मार्क प्राइस पे। तो 130 का 15% हटा दिया, मींस एक्चुअल में ये 100 था, जब 15% उसमें से हटा दिया तो कितना बचा? 85%। एक्चुअल में सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 85%। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 130 का 85%, जो कि कितना आया सेलिंग प्राइस हमारे पास? 110.5 रुपए। और ये सारा कुछ परसेंटेज में ही चल रहा है अभी। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखो तो कॉस्ट प्राइस 110 है, परसेंटेज में चल रहा है अभी सब कुछ, और सेलिंग प्राइस 110.5 है। तो प्रॉफिट हमारे अकॉर्डिंग हुआ कितना? प्रॉफिट होता क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, तो 110.5 में से 100 को माइनस करोगे तो 10.5 ही तो बचेगा आपके पास। ये क्या हुआ? प्रॉफिट। लेकिन उसने बोला है कि गेन कितना चाहिए उसको? ₹84। मींस एक्चुअल में उसको प्रॉफिट चाहिए कितना? 84 रुपीज का, और हमारे अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना हुआ? 10.5 रुपए का। मींस 10.5%। ये सारा कुछ तो हमारा परसेंट में चल रहा था ना, ये बताया था मैंने अभी, ये सारा कुछ परसेंट में चल रहा था अभी। तो 100 मींस 10.5% की जो वैल्यू है वो एक्चुअल में है 84 रुपीज। ये एक्चुअल में रुपीज में चल रहा है, ठीक है? अब आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए कॉस्ट प्राइस, मींस 100% की वैल्यू चाहिए आपको। कॉस्ट प्राइस कितना था हमारा? 100%। आपको 100% की वैल्यू चाहिए। तो 1% की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो 84, ये 10.5 जो है ये नीचे जाएगा डिवाइड में 10.5, ये 1% की वैल्यू हुई। अब 100% की वैल्यू निकालोगे आप तो इसमें 100 का मल्टीप्लीकेशन और कर दो, पॉइंट हटाओगे यहाँ से एक 0, और ये आई थिंक 8 टाइम्स से पूरा कट हो रहा है, 8 टाइम्स से पूरा कट हुआ है यहाँ से, तो 8 इंटू 100 800। कॉस्ट प्राइस कितना आया हमारे पास? 800 रुपीज कंप्लीटली। बात क्लियर है? आप इसको एक बार देखिए और समझने की कोशिश कीजिए इसमें क्या हुआ। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हो क्या सकता है नेक्स्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, राम डोनेटेड 4% ऑफ हिज इनकम। मीन्स ये हमारा क्वेश्चन परसेंटेज पे बेस है, पूरा परसेंटेज है एंड एक्चुअल वैल्यूज है। मीन्स परसेंटेज जो चैप्टर होता है आपका, उससे ये क्वेश्चन है। समझिए, देखिए और कोशिश कीजिए क्या हो सकता है क्वेश्चन में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बेटा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए,
और बताइए आपको क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन का तरीका है वो कैसा लग रहा है, आप बता सकते हो। हाँ तो समझ लेते हैं बेटा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बेटा, राम डोनेटेड 4% ऑफ हिज इनकम। मीन्स राम की जो भी इनकम थी उसमें से 4% को वो डोनेट कर देता है, दान कर देता है, चैरिटी में दे देता है 4% इनकम को टू चैरिटी, एंड डिपॉजिटेड 10% ऑफ द रेस्ट। मीन्स बचा हुआ जो है भाई 4% तो उसने दान दे दिया, चैरिटी में दे दिया, अब की जो अब बच गया उसके पास, बचे हुए का 10% क्या कर रहा है, बैंक में जमा कर दे रहा है। इफ नाउ ही हैज रुपीज इतने 8640 रुपीज अभी उसके पास लेफ्ट हैं, बचे हुए हैं विद हिम, देन हिज इनकम इज, तो उसकी एक्चुअल में इनकम है क्या। परसेंटेज के जब भी क्वेश्चन आते हैं कि किसी की इनकम की बात हो रही है, किसी की सैलरी बात हो रही है, इस तरीके से बात होती है, तो हम उस सैलरी को, इनकम को हमेशा 100% लेट करके चलते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं कि उसकी जो इनकम थी वो थी 100%। इनकम कितनी थी, 100% उसकी इनकम थी, जिसमें से 100% में से वो क्या कर रहा था, 4% चैरिटी में दे रहा था। भाई 100 का 4% निकालोगे तो 4 ही तो आएगा। कैसे निकालते हैं, देखो 100 का 4%, 4% परसेंट हटाओगे नीचे 100, तो ये तो खत्म हुआ, यहां से क्या बचा हमारे पास 4, मीन्स 4% उसने चैरिटी में दे दिया। अब कितना बच गया उसके पास, 96% उसके पास बच गया, जो भी उसकी इनकम थी उसका 96% अभी उसके पास रिमेनिंग है, बचा हुआ है। अब इस 96% का जो 10% है वो बैंक में जमा कर रहा है। अब एक बात बताओ आप मुझे, 96 जो भी है वो अब बची हुई वैल्यू है, इसका तो हमारा कोई काम है ही नहीं, ना ही इस वाली वैल्यू का कोई काम है। इसको खत्म करते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। 96% में से 10% वो बैंक में जमा कर रहा है, तो 96 के 90% को वो क्या कर रहा है, क्या कह रहा था वो, बचा रहा था। भाई बचे हुए का 10% बैंक में जमा कर दिया, तो बचे हुए का 90% अभी भी उसके पास बचा हुआ है, और एक्चुअल में कितना बचा हुआ है 8640, मींस 96% का 90% ये उसके पास अभी रिमेनिंग है, और एक्चुअल में कितना रिमेनिंग है अभी उसके पास 8640 रुपीज। एक्चुअल में उसके पास 8640 रुपीज बचे हुए हैं, जो इस बात को डिनोट कर रहा है। क्यों, क्योंकि 100% उसकी इनकम थी, जिसमें से 4% उसने चैरिटी में दे दिया, तो बचा कितना 96%। अब इस बचे हुए का 10% उसने बैंक में जमा कर दिया, तो बचे हुए का जब 10% बैंक में जमा कर दिया, तो बचे हुए का 90% उसके पास है। बचा हुआ था कितना 96%, उसका भी कितना 90%, जो इस वैल्यू को शो कर रहा है। सीधी सी बात, ये भी परसेंटेज में वैल्यू चल रही थी हमारी यहां से, ये भी यहाँ पे परसेंट है। मीन्स अब आपको 100% की वैल्यू चाहिए, क्योंकि उसने एक्चुअल में पूछा क्या है कि उसकी इनकम कितनी थी, और इनकम थी कितनी 100%। इतनी बात हमारी समझ में आई है अभी तक। 96% तरीके से 96% इंटू 90% इक्वल्स टू 8640 रुपीज। क्लियर, हमको निकालनी है 100% की वैल्यू, तो ये सारा का सारा जो ये इसको नीचे ले जाते हैं, उससे हमारे पास 1% की वैल्यू आ जाएगी 8640 अपॉन 96 अब 1% तो हमने यहाँ बचा लिया अपना, और 1% को तो नीचे ले गए ना इसको, तो इस परसेंट को यहाँ से हटा देते हैं, ऊपर 100 लगा देते हैं। अभी 1% की वैल्यू हो रही है ये वाली, ये जो वैल्यू आएगी अभी 1% की आएगी। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 96, ये आएगा आपका इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 8640, ये तो सेम ही आ गया, खत्म। मीन्स 1% की वैल्यू कितनी हुई हमारे पास 100, तो हमको निकालनी कितने की है 100%, तो आएगा आपके पास 100 टू मीन्स 10,000। ये क्या है, ये उसकी एक्चुअल सैलरी है, स्टार्टिंग में जो उसकी सैलरी थी 100% की वैल्यू। तो 10,000 कौन सा ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन, ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पढ़िए, समझिए, कोशिश कीजिए समझने की, उसके बाद करते हैं क्वेश्चन को। क्या हो सकता है इसमें? सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, सम ऑफ ऑल द नंबर्स होगा बेटा, सम ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, डिजिट्स नहीं है बेटा, यहाँ पे नंबर, ये चीज नहीं है यहाँ पे, ये है नंबर्स। सम, द सम ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, 1 से लेके 100 तक के जितने भी नंबर्स होते हैं उनका सम चाहिए। मीन्स क्वेश्चन कुछ ऐसा कहना चाह रहा है, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 ऐसे करके कहाँ तक, लास्ट में 100 तक, ये सारा एडिशन करना है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इनको ऐड करना स्टार्ट कर देंगे, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, इस तरीके से करते करते 100 तक ऐड करना है। अब इतने बड़े बड़े एडिशन आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं, कहाँ तक ऐड करते रहोगे आप? और एक भी अगर मिस्टेक कर दी तो पता नहीं क्या आंसर आ जाए तुम्हारा, ऑप्शन में से ही ना आए। तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है। मेथड क्या होता है? सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर्स, इनका सम होता है। एक फॉर्मूला है हमारे पास डायरेक्ट, n ब्रैकेट n + 1 डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ये फॉर्मूला कैसे वर्क करेगा? जैसे मान लो आपको नंबर, देखो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से होते हैं, ये बात तो आपको पता होगी, पता नहीं है तो पता होनी चाहिए आपको। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, इवन नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, ऑड नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। ओके, इस तरीके से। तो 1 2 3 ऐसे करके आपको जितने भी चाहिए, अब जैसे 100 तक चाहिए, 100 तक, तो n यहाँ पे क्या है? n है 100, क्योंकि कितने नंबर चाहिए? 100 नंबर्स का सम चाहिए। तो सीधे इस फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं, कैसे? n की जगह पे 100 इंटू n + 1 मीन्स 100 + 1 मीन्स 101 और अपॉन में 2। इसको सॉल्व करना है बस, जो कि सेकंडों में सॉल्व होगा। 2 से 50 टाइम्स पे ये कट हुआ, और 50 और 101 का मल्टीप्लीकेशन 5050, ये आपका आंसर हुआ, ऑप्शन ए। आपको बात समझ में आई? क्या बात थी? बात ये थी कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स मीन्स, कोई छोटा सा करके देख लेते हैं, जैसे 1 2 3 4, मान लो इनका एडिशन निकालना है, तो यहाँ पे n क्या है? n 4 है, पहले 4 नंबर ही तो ले रहे हैं हम, तो 4 मीन्स इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो 4 इंटू 4 से अगला नंबर मीन्स 1 ऐड कर दो इसमें, 5 अपॉन 2 से कट करोगे, 2 2 जा, 5 2 जा 10, मीन्स इनका सम कितना आना चाहिए? इन सब का सम कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से। और वैसे भी देखो कितना आएगा, 4 3 7 8 9 एंड 10, देखो तब भी 10 आ रहा है आपके पास, मीन्स हमारा फॉर्मूला प्रूफ भी हो गया कि फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। ये बात आपको समझ में आई? आनी भी चाहिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्या हो सकता है क्वेश्चन हमारा? जनरल। ओके, ट्राई कीजिए क्वेश्चन को, किस टाइप का क्वेश्चन है, किस फॉर्मेट पे बेस्ड है, कौन से चैप्टर में से है, क्या हो सकता है इसमें, कीजिए ट्राई। उसके बाद हम समझते हैं क्वेश्चन को। आपके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन करेक्ट है आप कमेंट में बता सकते हो। देखिए क्वेश्चन है आपके पास, अ जनरल वाइल अरेंजिंग मैन हु वर 6000 इन नंबर। एक जनरल जो है, जनरल आर्मी में जो होते हैं वो बताते हैं, वो कैसे लोगों को, मीन्स जो आर्मी मैन है उनको कैसे अरेंज करते हैं, वो ऐसे अरेंज करते, कितने हैं? 6000 को अरेंज करते हैं इन अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर फॉर्म में, मीन्स 1 2 3 4 ऐसे, और 1 2 3 4 इस तरीके से अरेंज करते हैं वो। स्क्वायर फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ? मीन्स यहां से देखोगे तो भी उतने नंबर, यहां से देखोगे तो भी उतने नंबर, यहां से देखोगे तो भी उतने ही नंबर, यहां से देखोगे तो भी उतने ही नंबर। तो क्या एक स्क्वायर फॉर्मेट हुआ? बिल्कुल हुआ। इसी तरीके से वो लोगों को अरेंज कर रहे हैं, खड़े कर रहे हैं, जैसे कि परेड होती है उसमें खड़े किए जाते हैं, उसी तरीके से खड़े किए जा रहे हैं। इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर फाउंड दैट देयर वाज 71 लेफ्ट ओवर, हाउ मेनी वर अरेंज्ड इन ईच रो। रो किसको बोलते हैं? रो इस तरीके से जो होती है हमारे पास, ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। क्लियर? अब वो कैसे अरेंज कर रहे हैं, जितने भी उनके पास लोग थे, कितने थे? 6000 थे। उन्होंने उनको एक
रो में अरेंज कर दिया, रो और कॉलम में, इस तरीके से कैसे कि जितने रो होंगे उतने कॉलम होंगे, बराबर बराबर अरेंज कर दिया। जैसे यहाँ पे देखे जाए तो इधर से भी 4 इधर से भी 4, लेकिन फिर भी उनके पास बच कितने रहे हैं, 71 मैन बचे हुए हैं। मींस मान लो यहाँ पे जैसे कितने हुए 1 2 3 4 4 4 जा 16, ये 16 है। अब मान लो ये होते 20 होते तो 4 4 जा 16, 16 तो हो गए लेकिन 4 तो बच गए ना। अब इन 4 को कैसे अरेंज करें, नहीं कर सकते ना इनको अरेंज, वरना स्क्वायर नहीं बनेगा। अगर इन 4 को आपने अरेंज कर दिया तो स्क्वायर फॉर्मेट नहीं बनेगा। देखो लो ये लो जी 4 अरेंज हो गए, अब स्क्वायर कहाँ रहा, इधर से तो 4 है और इधर से काउंट करने पे 5 हो गए, तो स्क्वायर नहीं बचा ना। तो इसलिए कुछ नंबर बचे हुए हैं हमारे पास, जो नंबर कितने हैं 71 है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में इसका निकाला जाता है रूट, इसका रूट निकाला जाता है। अब रूट कैसे निकलता है वो देखिए, लास्ट से पेयर बनाते हैं हम 60, ये जो डिवीजन मेथड वाला है हमारे पास जिससे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं उसमें पेयर बनाते हैं। अब 60 कैसे आएगा हमारे पास, 60 हमारे पास ऐसे आएगा 8 8 जा 64 होता है, 7 7 जा 49 होता है। यहाँ से माइनस करेंगे कितना बचेगा 10 - 9 1 एंड 5 - 4 1। यहाँ पे डबल जीरो हमने पेयर पूरा पूरा नीचे ले लिया, इस 7 का डबल 14 हमने यहाँ पे लिया। अब इस 14 के साथ अगर आपने 1 रखा तो इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नंबर क्या आना चाहिए, या तो ये नंबर आना चाहिए या इससे थोड़ा सा छोटा नंबर आना चाहिए। तो 1 पे तो जा ही नहीं सकता ऑब्वियसली। अगर ऑप्शंस को आप ध्यान से देखो तो लास्ट में या तो 7 है, मीन्स पहला नंबर तो आपको मिल गया है 7, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता आपका, ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि पहला क्या है आपके पास 7 है जो हमको मिल चुका है। अब या तो 3 आएगा बाद में या फिर 7 आएगा, तो हम पहले 7 से ट्राई कर लेते हैं। 147 इंटू 7, 7 7 जा 49 कैरी 4 32 कैरी 3 1029। अभी इससे कम है थोड़ा सा, अगर आप ज्यादा ले लोगे ऑप्शन के हिसाब से ज्यादा ले ही नहीं सकते वैसे भी। अगर 8 लोगे आप, अगर आपने ऐसे कर दिया 148 इंटू 8 तो पक्का इससे ज्यादा हो जाएगा, ये 1100 से ज्यादा हो जाएगा। तो 7 बार पे ले लेते हैं, 147 7 यहाँ लिया तो 7 यहाँ भी लेना पड़ेगा। कितना नंबर आया हमारे पास 1029। कितना बचा हमारे पास 1 और ये 7, देखो 71 बच भी गया हमारे पास। मीन्स 77 का पूरा पूरा स्क्वायर लोगे तो जो मैन थे वो अरेंज हो चुके हैं, और अभी भी नंबर कितने बच गए हमारे पास 71 मेंबर्स जो हैं मैन जो वो बचे हुए हैं। मीन्स इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ हमारे पास 71 बचा भी लिए हमने, 6000 को अरेंज भी कर दिया, तो 77 बाय 77 में अरेंज हुए हैं। मीन्स इधर से देखोगे तो भी 77 लोग हैं, इधर से देखोगे तो भी 77 लोग हैं। ये बात समझ में आई आपको। देखिए इसको एक बार ऑप्शन से और करके देखते हैं कि ऑप्शन से किस तरीके से हो सकता है। देखिए 71 लेफ्ट हैं, ऑप्शन से देखिए जैसे जैसे हमारे पास 77 था तो आप 77 का स्क्वायर कर सकते हो और उसमें 71 को ऐड कर सकते हो, तो आंसर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। यही तो बात है। इसको आप सॉल्व करके देखोगे आपके पास 6000 ही आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, देखिए क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में। कई लोग इस सिंपल से क्वेश्चन को टफ बनाने की कोशिश करें, आपको बहुत इजीली सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। सेकंडों में फिनिश करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए कैसे कह रहा है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 296 gives 75 एज रिमाइंडर, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 37 देन द रिमाइंडर विल बी। ये क्वेश्चन जो है ना एक सिंपल फॉर्मेट का क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, डिट्टो इसी टाइप के क्वेश्चन। मींस एक नंबर से हम दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसको तो रिमाइंडर बच रहा है, फिर एक नंबर से और डिवाइड करवाता है तब रिमाइंडर पूछता है। मींस क्या कह रहा है कि हमने एक नंबर को इससे डिवाइड किया तो 75 रिमाइंडर आया, तो उस नंबर को जब आप 37 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। आप जो रिमाइंडर बचा उस रिमाइंडर को ही डिवाइड किया करो हमेशा। इस नंबर को हम डिवाइड कर रहे थे
तो हमारे पास कुछ रिमाइंडर बच रहा था, और नेक्स्ट टाइम वो रिमाइंडर ही पूछ रहा है और इस नंबर से डिवाइड कर रहा है, 37 से डिवाइड कर रहा है। तो आप जो पहले वाला रिमाइंडर था उसको जिस नए नंबर से पूछ रहा है उससे डिवाइड ही कर दो। 37 2 जा 74, कितना रिमाइंडर बच गया 1, तो 1 रिमाइंडर ही बचेगा इस केस में भी। इसका क्या आंसर हुआ? ऑप्शन ए। एक बार और समझने की कोशिश करो क्या था इसमें। A number when divided by 296 gives 75 as remainder। एक नंबर को जब हम 296 से डिवाइड करते हैं, 296 से डिवाइड करते हैं तो 75 रिमाइंडर आता है। अब इस रिमाइंडर को ही डिवाइड करना है हमको, कब? नई जो बात पूछ रहा है उससे। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय, अब की बार हम इस नंबर से डिवाइड करेंगे, तो अब इस रिमाइंडर को ही डिवाइड करो इससे। क्लियर? 1 रिमाइंडर बच जाएगा आपके पास। यही तरीका होता है इन क्वेश्चन को करने का, जिससे हम सेकंडों में इन क्वेश्चन को फिनिश कर पाते हैं। अब इस क्वेश्चन को समझिए, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है जिसमें बच्चे काफ़ी फंसते हैं, तो कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन क्या है, परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है आपका। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, रेक्टेंगल भी दे दिया है इसमें, परसेंटेज भी दे दिया है, एरिया भी दे दिया है। चलिए, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10%, लेंथ को 10% इंक्रीज कर दिया। 10% की फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी होती है? 1/10। 10% इक्वल्स टू 1/10 होता है। क्यों होता है? परसेंट को जब हम हटाते हैं तो नीचे 100 लगाते हैं, 10 से 10 कट, कितना आया? 1/10। मीन्स 10 से लेंथ को कितना कर दिया? 1 इंक्रीज कर दिया। तो लेंथ जो पहले 10 थी अब कितनी हो गई है? 11 हो गई है, क्योंकि लेंथ को 10% इंक्रीज कर दिया है। एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 10%, जो ब्रेथ है उसको 10% डिक्रीज कर दिया। 10% फिर से वही 1/10। मीन्स ब्रेथ जो 10 थी उसको 1 डिक्रीज करके कितना कर दिया? 9 कर दिया। यही तो बात हुई यहां से। मीन्स पहले लेंथ 10 थी उसको 11 कर दिया, 10% इंक्रीजमेंट, मीन 1/10। 1/10 मीन्स 10 जो लेंथ थी उसको 1 का इंक्रीजमेंट करके कितना कर दिया? 11। ब्रेथ को 1/10 मीन्स 10% डिक्रीज किया, 1/10 10 से ब्रेथ को कितना कर दिया? 9 कर दिया। अब की बार 1/10 मीन्स 10 जो थी उसमें 1 का डिक्रीजमेंट कर दिया, तो 10 से ब्रेथ को कितना कर दिया? 9 कर दिया। अब वो बोल रहा है देन इट्स एरिया, एरिया में क्या चेंजमेंट होगा? डिक्रीज बाय 1%, इंक्रीज बाय 1%, डिक्रीज बाय 2%, रिमेन अनचेंज्ड। देखिए ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये पहले वाली है इनिशियल, और ये है फाइनल बाद में जो हुई है। तो जो रेक्टेंगल होता है उसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, 10 इंटू 10 कितना आया? 100। तो यहाँ पे एरिया कितना? 100, और 11 9 जा 99। अब की बार एरिया कितना आया? 99। मीन्स पहले एरिया 100 था, अब 99 हो गया। कितने का चेंजमेंट हुआ एरिया पे? 1% का। कैसे 1% का हुआ? 1 का डिक्रीजमेंट हो गया कितने पे? 100 पे। तो परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 मीन्स -1% आंसर। -1% क्या दिखा रहा है? कि 1% एरिया जो है वो डिक्रीज हो गया है। मीन्स इंक्रीज वाला खत्म, अनचेंज रिमेन्स अनचेंज तो होगा ही नहीं। डिक्रीज 2% नहीं, क्या हुआ? डिक्रीज 1%। डिक्रीज 1%। इसको देखिए एक बार, समझने की कोशिश कीजिए कि क्या हुआ इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, ट्राई कीजिए इसको। How many pairs of natural numbers are there so that the difference of their squares is 60? क्या समझ में आ रहा है इतने से? लैंग्वेज बहुत सिंपल सी है, फिर भी थोड़ी सी डिफिकल्ट बनाने की कोशिश। हाउ मेनी पेयर्स, ऐसे कितने पेयर हैं नेचुरल नंबर्स के? देयर आर सो दैट द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 60। मीन्स कोई एक नंबर है उसका स्क्वायर, कोई दूसरा नंबर है उसका स्क्वायर, और इनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए? 60 आना चाहिए। ये नॉर्मली हमको इतनी सी बात समझ में आ रही है, यही तो बात है। अब इस फॉर्मूले को आप बहुत ध्यान से जानते हो, a² माइनस b² को। a² माइनस b²,
क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। देखिए इसको ओपन करोगे तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई आएगा, जो कितने के इक्वल है, 60 के इक्वल। इतनी बात हमारे समझ में आई अभी तक। देखिए क्या कर सकते हैं हम इसमें आगे, मीन्स ये एक नंबर लेट कर लो इसको कि कोई ये एक नंबर है, ये कोई दूसरा नंबर है, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए, यही तो बात है। ओके तो 60 कैसे कैसे बन सकता है, आप 1 का 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आएगा, आप 2 का 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 60 आएगा, 2 का 30 से, अब 2 का 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 60 आएगा, 3 का आप 20 से करोगे भी 60 आएगा, 4 का आप 15 से करो मल्टीप्लाई भी 60 है, 5 का 12 से तो भी 60 है, और 6 का 10 से तो भी 60। इतने सारे नंबर्स हमारे पास बने कि दो नंबरों का मल्टीप्लाई, मैंने बोला था ना दो नंबर, एक नंबर ये मान लेते हैं, दूसरा नंबर ये मान लिया हमने कोई, उनका मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए, 60। अब दो नंबरों को का एडिशन और उन्हीं दो नंबरों का सब्सट्रैक्शन का मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए, 60। देखिए इससे आगे हम क्या कर सकते हैं, अगर आप 1 और 60 को लो, मान लो यहां पे आप 1 रखते हो, यहां पे 60 रखते हो, तो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आया, 60 आया। लेकिन क्या दो नंबरों का एडिशन 60 और उन दोनों का डिफरेंस 1 ऐसे कोई नंबर है, ऐसे नहीं हो सकते। हमारे पास सिर्फ हम ऐसे नंबर ले सकते हैं जो दोनों नंबर इवन हो, जैसे कि एक ये वाला पेयर, एक इसको ले सकते हैं हम, और एक ये वाला पेयर इसको ले सकते हैं। अभी मैं समझाता हूं ये कैसे हुआ। देखिए जैसे 2 और 30 लिया, मीन्स आपने x प्लस वाई को क्या लेट कर लिया, 30, x प्लस वाई को हमने कितना लेट किया, 30, और x माइनस वाई को हमने कितना लेट किया, 2। दो नंबरों का एडिशन 30, दो नंबरों का सब्सट्रैक्शन 2, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन 60। इतनी बात हुई। तो यहां से आप इसको सॉल्व करोगे तो x और x 2x इक्वल्स टू y से तो y खत्म हुआ, ये 32, मीन्स x की क्या वैल्यू है हमारे पास, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 16, x की वैल्यू 16 आई, इसको इसी में वापस पुट करेंगे तो दूसरा नंबर हमारे पास आ जाएगा। मीन्स 16 में से क्या माइनस करें, 2y 14, तो y कितना आया 14। इन दोनों का एडिशन कितना आया हमारे पास, 30 तो आया, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 2 ही तो आया, और इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस मीन्स 16 का स्क्वायर और 14 के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए। यही तो बात बोली थी उसने। तो देखिए ये 196 256 इतना डिफरेंस आया, 0, 60 डिफरेंस आ गया इनका भी। मीन्स हमारी बात क्लियर है। तो एक पेयर तो हमको मिल गया, अभी दूसरा पेयर में ये वाला बता रहा था, ये देखो कैसे हो सकता है। सेम चीज, एडिशन कितना 10, सब्सट्रैक्शन कितना 6, तो कितना आएगा x x 2x, यहाँ से 16, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8। ऐसे ही y, मीन्स 8 में से क्या माइनस करें, 6 आई 2, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो x प्लस वाई 10 आ रहा था, बिल्कुल आ रहा है, x माइनस वाई 6 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। मीन्स अब की बार हमारे पास नंबर क्या हुए, 8 और 2। एक नंबर 8 हुआ, 8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर 4, इनका डिफरेंस कितना आया 60। मीन्स हमारा ये वाला पेयर भी क्लियर है। तो दो ही पेयर बने हमारे पास, ये और ये। अब मैंने ऑड और इवन का पेयर क्यों नहीं लिया था, मान लो जैसे तुम ऑड और इवन का पेयर ले रहे हो, x प्लस वाई आपको 60 लेना पड़ेगा जैसे पहला वाला केस है, और x माइनस वाई आपको कितना लेना पड़ेगा 1।
तो अब यहां से देखिए प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी हमारे लिए। ये दोनों कट, एक्स एक्स 2x। जब आप एक इवन नंबर को और एक ऑड नंबर को ऐड करोगे तो ऑड नंबर बनेंगे हमारे पास, कितना बना 61, और ये 2 से तो कट होगा ही नहीं, तो ये तो फ्रैक्शन में नंबर आ गया, मीन्स पेयर तो बना ही नहीं कोई। ऐसा हर किसी के साथ होगा, जब 3 और 20 को लोगे तो इनका एडिशन 23 जो कटेगा नहीं, 15 और 4 का एडिशन 19 जो कटेगा नहीं, 12 5 का एडिशन 17 जो नहीं कटेगा 2 से। इसीलिए सिर्फ मैंने 2 ही लिए थे, दोनों इवन इवन वाले। एक तो ये वाला केस, एक तो ये वाला केस लिया था हमने, और एक हमने लिया था ये वाला केस। 2 ही केस लिए थे हमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If the sum of the 3 consecutive odd numbers is a perfect square between 200 and 400, then the root of this sum is। ट्राई कीजिए क्या हो सकता है क्वेश्चन में, कैसे कर सकते हैं हम इसको। देखिए, if the sum of 3 consecutive odd numbers, odd numbers का सम बनता कैसे है, जैसे देखो मान लो पहला ऑड नंबर 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, यही तो होते हैं ऑड नंबर, ऐसे ही चलते हैं। मीन्स अगर एक x है तो अगला x प्लस 2 होगा और उससे अगला x प्लस 4 होगा। क्यों, देखो ये 1 है तो अगला बनाने के लिए हमने 2 ऐड किया, मीन्स 1 में हमने 2 ऐड किया, 1 प्लस 2 3 बन गया, और उससे अगला बनाने के लिए 1 में हमने 4 ऐड किया तो 5 बन गया। ये बात क्लियर। ए तो हमको अगर 3 ऑड नंबर्स लेने हैं तो एक को x लेना पड़ेगा, एक को x प्लस 2 लेना पड़ेगा, और अगले को x प्लस 4 लेना पड़ेगा। साइड में लिख देता हूँ, नहीं दे रहा होगा आपको। एक x है, एक x प्लस 2 है, एक x प्लस 4 है। ये हमारे पास 3 ऑड कंसेक्यूटिव नंबर हुए, लगातार 3 ऑड नंबर हुए। अब कह क्या रहा है, इफ द सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। जब आप इन तीनों नंबरों को ऐड करोगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, और परफेक्ट स्क्वायर भी कैसा बनेगा, जो कि 200 और 400 के बीच का नंबर होगा। देन द रूट ऑफ दिस सम इज, तो इस सम का जो रूट होगा वो कितना आएगा, मींस इन सबको ऐड करके परफेक्ट स्क्वायर बना, उस परफेक्ट स्क्वायर का रूट निकाल दो, जो कि इनमें से ही एक होगा। जब इनमें से ही एक होगा तो क्यों ना हम ऑप्शन सी ट्राई कर लें सीधे। जैसे 15 है तो 15 का स्क्वायर कितना, 2 2 5 ये है, तो मींस इनका सम कितना आना चाहिए, 2 2 5 आना चाहिए, अगर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है तो। करके देख लेते हैं, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, इन सब का एडिशन कितना आना चाहिए, 2 2 5 225 आना चाहिए, क्योंकि ये 15 का स्क्वायर है। x प्लस x कितना 3x, 2 प्लस 4 6 कितना 225, तो 3x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 225 में से 6 को माइनस करेंगे तो 219, और x से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 7 जा 21, 3 3 जा 9। जब डिवाइड में लेके जाओगे ना, इस 3 को जब डिवाइड में लेके जाओगे तो ये नंबर आएगा आपके पास। मीन्स x की वैल्यू कितनी आई 73। अगर ये ऑप्शन आपका करेक्ट है तो पहला तो आंसर मतलब x की वैल्यू 73, इसमें 2 ऐड किया 75, इसमें 2 ऐड किया, मतलब 73 में 4 ऐड कर लो, चाहे 75 में 2 ऐड कर लो, तो 77। अगर इनका एडिशन 2 2 5 आ गया तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये देख लेते हैं क्या 2 2 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए 7 5 12 12 3 15 कैरी 1 7 एक भाई आ गया भाई आपका ये करेक्ट, बिल्कुल ही ठीक है। ये तो मींस 15 आपका करेक्ट ऑप्शन है। समझिए इस बात को कैसे हुआ, जो हमने इन सब का एडिशन किया वो हमने 15 के स्क्वायर के इक्वल रख लिया, 225 के इक्वल, तो वहां से हमारी x की वैल्यू 73 आई, x प्लस 2 की वैल्यू 75, x प्लस 4 की वैल्यू 77, और हमने जब इन तीनों नंबर्स को ऐड किया तो हमारा क्या निकल के आया 225, जो इसने बोला था। अब मान लो जैसे आप 16 को चेक करते, 16 का स्क्वायर रख लो इसके सम में, 18 का चेक करते तो 18 का स्क्वायर रखा जाता, 19 का चेक करते तो 19 का स्क्वायर इक्वल में रखा जाता, जो नहीं आते क्योंकि हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, by selling 100 oranges vendor gains the selling price of 20 oranges, his gain percent is। ट्राई कीजिए क्या हो सकता है इसमें। ये क्वेश्चन काफी रिपीट होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। देखिए, बाय सेलिंग 100 ऑरेंजेस, कितने ऑरेंजेस बेचे हैं? 100 ऑरेंजेस बेचे हैं। अ वेंडर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 ऑरेंजेस। आप एक ऑरेंज का, ऐसे क्वेश्चंस में एक ऑरेंज जो है उसका सेलिंग प्राइस 1 रुपए ही लेट कर लो, क्योंकि गेन कितना हो रहा है उसको? सेलिंग प्राइस ऑफ 20 ऑरेंजेस, 20 ऑरेंजेस के सेलिंग प्राइस के बराबर गेन हो रहा है। तो एक ऑरेंज को आप मान लो 1 रुपए का ही बेचा है आपने। एक ऑरेंज का जो कॉस्ट प्राइस है वो 1 रुपए अगर आपने लेट कर लिया तो आपको जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 20 रुपीज का। जो सेलिंग प्राइस हुआ वो हुआ 100 रुपीज। ये इतनी बातें मैंने कहां से लिखी? क्योंकि उसने 100 ऑरेंजेस बेचे थे और एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है, तो 100 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस 100 रुपए, और उसको प्रॉफिट हुआ था 20 ऑरेंज के सेलिंग प्राइस के बराबर। एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस 1 रुपए, तो 20 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस 20 रुपए। मींस आपके पास सेलिंग प्राइस है, आपके पास प्रॉफिट है, आप सीपी निकाल सकते। जब प्रॉफिट हुआ है तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस करना पड़ेगा। मींस कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? 80 रहा होगा। तभी तो 80 रुपए की चीज पे 20 रुपए का प्रॉफिट कमाया और 100 रुपए में बेच दिया। अब वो पूछ रहा है गेन परसेंट, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, जो क्या होता है? जो होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। देखिए प्रॉफिट कितना हुआ उसका? 20 रुपीज का। कॉस्ट प्राइस कितना था उसका? 80 रुपीज इंटू 100। 0 से 0 खत्म, 2 4 जा 8 एंड 4 से मीन्स 25% आंसर। क्लियर? समझ में आया होगा आपको। एक बार उसको देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन काफी रिपीट होते हैं, जो आपके सैनिक स्कूल में भी आ सकते हैं और एनबीएस में भी आ सकते हैं, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझिए और करने की कोशिश कीजिए कि क्या हो सकता है इसमें। By selling an article for rupees 220, a man loses 12%. For how much he should sell as to gain 16%? By selling an article for rupees 220 means ये हमारे पास क्या है? ये सेलिंग प्राइस है, ये लॉस परसेंट है। गेन कितना करना है? 16% करना है। तब आपको क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस। मीन्स ये पहला वाला सेलिंग प्राइस है जिसकी वजह से उसको क्या हो गया? 12% का लॉस हो गया। अब उसको एक नए रेट पे सामान को बेचना है ताकि 16% का प्रॉफिट कमा ले वो। तो ऐसे क्वेश्चन में सीधा सा देखिए, जो 220 है, क्या कर लेते हैं साइड, जो 220 है वो सेलिंग प्राइस है। हम हमेशा कॉस्ट प्राइस को 100% लेट करके चलते हैं। सेलिंग प्राइस डिपेंड करता है प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट पे। जब आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो 100% होता है, 100% लेट करके चलते हैं कॉस्ट प्राइस को, उस पे उसने 12% का घाटा ले लिया, इसमें से 12% का घाटा ले लिया उसने, तो सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा उसका? यही तो रहा होगा, माइनस करके कितना रहा होगा? 88%। मींस जो ये सेलिंग प्राइस है हमारे अकॉर्डिंग कितना सेलिंग प्राइस है? 88%। 100% निकाल दोगे तो क्या निकल जाएगा? यहां से सीपी निकल जाएगा। लेकिन क्या आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है? नहीं, आपको तो उसी सामान को 16% और प्रॉफिट में बेचना है। मींस 100 में 16 और ऐड करके बेचना है। तो आप 100% की वैल्यू मत निकालिए, आप 116% की वैल्यू निकालिए। आप 116% की वैल्यू निकालिए। क्लियर? यहां से आपकी डायरेक्ट ये वैल्यू निकलेगी जो भी इसने पूछा था। कैसे? जो 220 था वो पहला सेलिंग प्राइस था, वो बना कैसे? वो 12% के घाटे पे बना, 12% के लॉस पे बना, तो हमने 100 में से 12 को लॉस कर दिया, 88 आ गया। अब उसको 16% का प्रॉफिट कमाना था। कॉस्ट प्राइस 100%,
उस पे 16% का और फायदा, मींस 116 में सामान को बेचना है। इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे आपके जो ऑप्शन है इनमें से एक आंसर आ जाएगा, क्योंकि उसने यही वैल्यू पूछी है सारी की सारी। इसको आप ध्यान से देखोगे तो सारी वैल्यू इस क्वेश्चन से मैच कर रही है सारी। ये सेलिंग प्राइस था, परसेंटेज में सेलिंग प्राइस कितना 88, ये नया वाला सेलिंग प्राइस है, परसेंटेज में 116 और नए एक्चुअल में कितना वो यहां से निकलेगा। अभी सॉल्व कर लेते हैं इसको। 22 से 4 बार में 4 दूनी 8 4 नाम 36 290 मीन्स अब उसको सामान को कितने में बेचना पड़ेगा 290 में बेचना पड़ेगा। और पहले कितने में बेच रहा था वो 220 में। जब 220 में बेच रहा था तो उसको 12% का घाटा हो रहा था। अब 290 में बेचेगा तो उसको 16% का फायदा हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझिए इसको। 1 सेकंड का क्वेश्चन है पर आप करके देखिए कैसे हो सकता है। 1 सेकंड का क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट एक मेथड होता है। जब भी हम ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं, फर्स्ट ऑड नंबर्स को जो कहां से स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 5 7 इस तरीके से। ये कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, पहले 10 ऑड नंबर का सम, मींस इस तरीके से 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 इस तरीके से जा रहा है ये। और कितने नंबर लेने 10 लेने। अभी कितने हुए 1 2 3 4 5 6, अभी तो 6 ही हुए। ऐसे करके 10 तक जाना है। इसका मेथड हमारे पास ऐसा है कि हमको नंबर लिखने की भी नीड नहीं है कि कहां तक नंबर जा रहे हैं लास्ट। सीधे इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, मीन जितने भी ऑड नंबर ले रहे हो आप स्टार्टिंग से होने चाहिए, बट वो स्टार्टिंग से कहां से स्टार्ट होते हैं हमारे ऑड नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 से लेके 10 नंबरों तक जाना है आपको। तो n मीन्स 10, 10 का स्क्वायर कर दो यहाँ पे सीधे, n का कितना 100। तो आपका ये ऑप्शन खत्म, डी ऑप्शन। इसको याद रखना। अब आप एक क्वेश्चन मुझे बता सकते हो, फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स का सम बताइए। तो 7 का पहले 7 है तो 7 का स्क्वायर कितना 49, इनका सम कितना आएगा 49। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, सीरीज कंप्लीट कीजिए। इस सीरीज को क्या हो सकती है सीरीज, देखिए समझिए और कोशिश कीजिए क्या हो सकता है सीरीज। 4 है 7 है 11 है 18 है 19 है, देन लास्ट में हमारे पास ब्लैंक है। क्या हो सकता है देखिए 4 7 11 18 29। ध्यान से देखोगे तो 4 7 इन दोनों का एडिशन ये रहा 4 + 7 11, और 7 एंड 11 का एडिशन हमारे पास ये रहा 18, 18 एंड 11 का एडिशन 29 ये रहा। तो लास्ट में इन दोनों का एडिशन जो होगा वो यहाँ पे आएगा। मींस यूनिट डिजिट से भी देखें तो 8 9 17, पीछे 7 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है। और ऐड करके देखोगे तब भी 47 ही आएगा। क्लियर। तो ये थी आपकी सीरीज। इस तरीके से भी सीरीज बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझिए। ये भी सीरीज का है क्या, व्हाट विल बी द सम। ओके सम है ये। देखिए क्या हो सकता है इसमें, देखिए समझिए ट्राई कीजिए। आपको समझते टाइम तो ऐसे समझना चाहिए क्वेश्चंस को कि आपको कुछ नहीं आता है। जब आपको कोई कुछ चीज़ें समझा रहा हो, कोई टीचर आपको कुछ बातें बता रहा हो, या कहीं से भी आपको कोई बात समझने का मौका मिल रहा हो, तो आपको इतने क्यूरियोसिटी से इतने ध्यान से बातों को सुनना चाहिए कि आपको उस टाइम कुछ नहीं आता है। आपको एक स्टूडेंट की तरह रहना चाहिए बिल्कुल, चाहे आपकी एज कितनी भी हो जाए। मैं आपके फ्यूचर की भी बात कर रहा हूँ। जब आप कितने भी बड़े हो जाओ, जब आपको कोई बातें सिखा रहा है, कुछ जो आपको पता है ये बातें आपके भले की हैं, उनको बहुत ध्यान से सुनिए, बेशक आपको वो बातें आती हैं। और जब आपका एग्जाम हो रहा हो, जब आपका इम्तिहान हो रहा हो, जब आपसे वो क्वेश्चन पूछे जाएं कि आपको क्या ये बातें आती हैं, समझाओ कैसे आती हैं, या इसका आंसर बताओ, तो आप सबसे फास्ट होने चाहिए उस टाइम। आपका आंसर सबसे जल्दी आना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन को, व्हाट विल बी द सम ऑफ द प्राइम नंबर्स इन द फॉलोइंग नंबर्स। मींस इन नंबर्स में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन सब का एडिशन पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहले तो जो प्राइम नंबर्स नहीं हैं उनको हटा दो, या फिर जो प्राइम नंबर्स हैं उनको अपने पास रख लो। क्लियर सी बात है। ठीक है, तो 17 है हमारे पास भाई, इस 8 को हटाओ यहाँ से। प्राइम 17 है, 8 प्राइम नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है आपके पास, ये दोनों प्राइम हैं, ये प्राइम है, ये प्राइम नहीं है आपके पास, ये भी प्राइम।
इनको हटा दिया हमने। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यूनिट डिजिट पहले ऑप्शन में 4 है, देन 2 है, देन 5 है एंड देन 5 है। तो अगर कैसे भी हमको पता चल जाए कि 5 यूनिट डिजिट नहीं आ रही है हमारे सम में, 4 या 2 आ रही है, तो हमको एक्चुअल एडिशन करने की नीड भी नहीं है। करके देख लेते हैं। जैसे 7 एंड 3 10, 10 एंड 1 11, 11 मतलब 1 आ गया, यूनिट डिजिट 1 आ गई ना 11 में 1, तो इसको छोड़ो यहाँ से, सिर्फ 1 को देखो। 1 + 2 3 आ गया, 3 + 1 4 आ गया। मीन्स यूनिट डिजिट कितनी आनी चाहिए? 4, जो कि एक ऑप्शन में है बस, 104 ए ऑप्शन। आप एडिशन भी करोगे ना इन नंबर्स का, 17, 13, 41, 2 एंड 31, तो भी 104 ही आना चाहिए। करके देखना इसको, आप अभी करके देखो क्या 104 आ रहा है। ये बातें मैं आपको हमेशा बताता हूं कि ऑप्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ो। ऑप्शंस में ना पहले आपके एक हल्की सी निगाह जानी चाहिए, हल्का सा ऑब्जर्वेशन ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए, और कोशिश करो यूनिट डिजिट से ज्यादा क्वेश्चंस को खत्म कर सको, जो हमारे टाइम को बचाएंगे। कंपटीशन लेवल पे टाइम की एक बहुत अहम भूमिका रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, सोचिए क्या हो सकता है। काफी इजी क्वेश्चन है वैसे तो, ऑप्शन से भी फिनिश हो सकता है ये, और वैसे भी सॉल्व करोगे तो भी ये 2-3 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लेगा आपका ये क्वेश्चन। देखिए ये 7 है आपके पास, प्लस ये 0.4 है, प्लस 0.09 है, प्लस यहाँ पे एक 0 और है, इस तरीके से 0.008 है। जब आप इन सबको ऐड करोगे तो 7 तो सबसे लास्ट में आएगा, मीन स्टार्टिंग में पॉइंट इस तरीके से, और ये आ जाएगा हमारे पास 498। तो ये ऑप्शन देखिए कौन से में है आपका, 7.498 बी ऑप्शन। ओके, देखिए इसको समझिए, कोशिश कीजिए कि क्या किया मैंने और कैसे किया, देखिए इसको समझने की कोशिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर नहीं, ये आपका 17 नंबर क्वेश्चन हो। देखिए क्या हो सकता है इसमें, ये बेटा पॉइंट नहीं है यहाँ पे, पॉइंट नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हो सकता है। इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड whose dimensions are 64 meter into 36 meter is equals to the area of a square field, then the side of the square in meter। ये सारा कुछ मीटर में गिवन है। देखिए ये कह रहा है रेक्टेंगल का जो एरिया है, रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, वो स्क्वायर के एरिया के इक्वल है। मींस स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर, ए स्क्वायर। तो इसकी तो एल इंटू भी गिवन है ना, कितना? 64 मीटर इंटू 36 मीटर। सारा कुछ मीटर में ही है, तो मीटर में ही आंसर आएगा हमारा, क्योंकि साइड पूछी है। ये ए स्क्वायर के इक्वल है। अब आपको पता है कि स्क्वायर को जब हम दूसरी साइड लेके जाते हैं, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाते हैं, तो स्क्वायर हमारा रूट 1 के दूसरी तरफ जाता है। 64 इंटू 36, ए की वैल्यू निकालेंगे तो हमको इसका रूट निकालना पड़ेगा। क्लियर? तो देखिए 64 का रूट जब भी मल्टीप्लाई में होते हैं इस तरीके से नंबर, जैसे a इंटू बी, दो नंबर है मल्टीप्लीकेशन में, तो आप अगर a का रूट निकल रहा है तो उसका रूट अलग निकाल दीजिए और b का अलग निकाल दीजिए। जो भी इनका आंसर आएगा, मान लीजिए इसका रूट c आ गया, इसका d आ गया, इनको अलग से निकालिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस क्वेश्चन को देखो यहाँ पे, जैसे 64 का रूट, ध्यान रखना ये मल्टीप्लाई में होने चाहिए, प्लस या माइनस इनके बीच में होगा तो नहीं हो सकता ऐसा, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में ऐसा होता है। तो 64 का रूट 8, 36 का रूट, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 48। ए की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 48। ए की वैल्यू आई 48, ए इज इक्वल टू 48। किसमें चल रहा था ये? क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर में होता है तो साइड मीटर में होती है। देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है इसमें, क्या किया है मैंने, देखो इसको समझो एक बार। जो रेक्टेंगल का एरिया था वो स्क्वायर के एरिया के इक्वल था, और जो रेक्टेंगल था उसकी लेंथ इंटू ब्रेथ आपको गिवन थी। क्लियर? और वही जो लेंथ इंटू ब्रेथ है वही ए स्क्वायर के इक्वल थी, तो ए की वैल्यू हमने निकाली, रूट को इधर ले गए, स्क्वायर को उधर ले गए, रूट बन गया। ये क्वेश्चन देखिए, डे 1
इतने सारे स्टार हैं, 1 2 3 4, देन डे 2 डे 3 डे 5, डे 4 नहीं है इसमें, कोई बात नहीं। स्टार शोइंग 50 किलोग्राम, मतलब जो एक स्टार है वो किसको शो कर रहा है, 50 किलोग्राम को शो कर रहा है एक स्टार। ऐसे क्वेश्चंस इनको पिक्चोग्राफ बोलते हैं, जिसमें कोई एक फिगर होता है हमारे पास, कोई डिजाइन हो सकती है, कोई डायग्राम हो सकता है, कोई फिगर हो सकता है, कोई आकृति हो सकती है, कोई शेडेड हो सकता है, अनशेडेड पोर्शन हो सकता है, उनको इस तरीके से दिखाया जाता है। फिर एक की वैल्यू को बता दिया जाता है कि जो एक हमारे पास ये फुल टाइप है, स्टार टाइप जो है, एक जो एक अकेला सिंगल है वो दिखा रहा है 50 किलोग्राम को, और बेचे क्या गए हैं हमारे पास, पोटैटोज। क्लियर, ये पोटैटोज हैं। तो एक स्टार 50 को शो कर रहा है, 50 किलोग्राम को। टोटल सेलिंग ऑफ पोटैटोज इन 4 डेज इन किलोग्राम, पूरे 4 दिन है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, पांचवा दिन है, तो 4 दिन ही ना, चौथा दिन नहीं है, पांचवा दिन है, चौथे दिन क्या पता उसने बेचे ही ना हो। ओके, तो 4 दिन, पहला दिन, दूसरा, तीसरा, और ये मतलब टोटल 4 दिन है। इन दिनों में उसने टोटल कितने सेलिंग किया, कितने किलोग्राम सेल किया। तो सबसे पहले आप ऐसे क्वेश्चन इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 स्टार है हमारे पास, मींस 18 स्टार है, और एक स्टार डिनोट कर रहा है 50 किलोग्राम को, मींस ये इसका आंसर हुआ। इतने किलोग्राम उसने पोटैटोज जो है सेल किए हैं, 18 5 जा 90, एक ये वाला 0, तो इतने किलोग्राम 900 किलोग्राम उसने पोटैटोज को सेल किया है। क्लियर, देखिए इसको एक बार, क्वेश्चन में आपसे ऐसे भी पूछ सकता था कि सेकंड डे और थर्ड डे टोटल कितने पोटैटोज सेल किए हैं। क्वेश्चन ये भी बोल सकता था कि डे 1 के कंपैरिजन में डे 2 में कितने % कम पोटैटो सेल हुए हैं। इस तरीके से क्वेश्चन भी हो सकते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझिए, ट्राई कीजिए क्या हो सकता है इसमें। देखिए, यूजिंग अ डिजिट only once from the digits 6 4 2 1 and 0 the smallest number of the 5 digit will be, कितने डिजिट हैं, 5 डिजिट है, 5 डिजिट का ही नंबर पूछा, स्मॉलेस्ट पूछा है। और मैंने आपको जीरो के बारे में एक बात बता रखी है कि जब भी जीरो का यूज करके कोई डिजिट बनानी हो, मीन जीरो को यूज करना हो और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना हो, तो जीरो हमेशा सेकंड डिजिट पे आता है। ये पहली डिजिट, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, मीन जीरो हमेशा सेकंड प्लेस पे आता है जब भी हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं और जीरो गिवन होता है, हमको जीरो गिवन हो और हमको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना हो तो जीरो हमेशा सेकंड प्लेस पे आता है। क्या इसमें सेकंड प्लेस पे है, क्या इसमें है, क्या इसमें है, एक ही ऑप्शन में है सेकंड प्लेस पे। और स्मॉलेस्ट नंबर जब बनाना होता है तो नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लगाया जाता है, बस जीरो हमेशा सेकंड नंबर पे आएगा। देखिए 1 0 है, फिर 2 है, 4 है, 6, असेंडिंग ऑर्डर में ही तो है नंबर्स, जितनी भी डिजिट्स हैं हमारे पास, तो ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए इसको, समझिए और कोशिश कीजिए क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, ये आपका क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, मींस 5 डिजिट का 1 2 3 4 5, 5 डिजिट के स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर के बीच का डिफरेंस निकालना है आपको। डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर ये तो होगा, और 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर ये होगा आपका। इनका डिफरेंस निकालना है आप, यहीं से दिख रहा होगा आपको, 4 बार 9 आनी चाहिए, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, डी में। देखिए यहाँ से 9 आएगा, ये भी 9 आएगा माइनस करके, ये भी 9 आएगा, ये 9 आएगा, और ये, तो क्या ऑप्शन हुआ आपका, डी ऑप्शन हुआ। आपको बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन की अप्रोच आपको इस तरीके से रखनी है कि क्वेश्चन आप बहुत जल्दी से सॉल्व कर पाओ और करेक्ट भी कर पाओ, जो मुमकिन है ऑप्शंस का सहारा लेके। अगर आप किसी क्वेश्चन को रीड कर रहे हो और सीधे उस क्वेश्चन को रीड करते करते आंसर पे ही पहुंचना चाहते हो बिल्कुल, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको सबसे पहले ऑप्शंस को देखना चाहिए, फिर क्वेश्चंस को रीड करना चाहिए, और फिर कैसे भी करके क्वेश्चंस को रीड करते ही ऑप्शन को, कुछ ऑप्शन को तो कट कर देना चाहिए। बाई चांस मान लो आपके पास 2 या 3 सेकंड बचे हुए हैं और आप कैसे भी करके 2 ऑप्शन को कट करने में कामयाब हुए, तो आप अगर मान लो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए उस गिवन टाइम में, तो भी आपके पास ना फिर 2 ही ऑप्शन होंगे।
सिर्फ 2 ही ऑप्शन में से आपको अगर तुक्का भी लगाना है तो सिर्फ 2 ऑप्शन होंगे आपके पास। मीन्स आपके पास इतना माइंड तो कम से कम हो कि कम से कम एक ऑप्शन 2 ऑप्शन को तो तुम खत्म कर ही सको। ओके, तो सबसे बेस्ट मेथड ऑप्शंस को रीड करो, पहले ऑप्शंस को ऑब्जर्व करो, देन उसके बाद क्वेश्चन को रीड करो, और क्वेश्चन को रीड करते ही 1 या 2 ऑप्शन को आप खत्म कर सको, क्वेश्चन को रीड करते ही। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करो, और क्वेश्चन को सिर्फ वहां तक सॉल्व करो, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन सिर्फ उतनी करो जहां से आप ऑप्शन से मैच करके आगे की कैलकुलेशन को ऑप्शन की हेल्प से ही खत्म कर सको। कैलकुलेशन भी आपको इस तरीके से रखनी है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं आपके आज के। आपको वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कैसा लगा, आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने छोटे भाई बहनों को, बड़े भाई बहनों को, जो भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो। और हमारी जो एकेडमी है, पाथ डिफेंस एकेडमी, उसके बारे में बता सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो। और अगर आप हमारे साथ यहाँ रहकर पढ़ाई करना चाहते हो, ऑफलाइन बैच लेना चाहते हो, तो आप वो ले सकते हो। हॉस्टल में रह सकते हो आप, और अपने सपनों को साकार करने की एक राह पर निकल सकते हो। अपनी तैयारी को एक अच्छा बूस्टअप दे सकते हो, जिसमें आप देखिए, ऑफिसर बनने के लिए ना एक ऑफिसर जैसा माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। सारा गेम होता है माइंडसेट का। अगर आपका माइंडसेट एक ऑफिसर जैसा नहीं है तो आप ऑफिसर कभी नहीं बन पाओगे। ऑफिसर बनने के लिए पहले ऑफिसर होना पड़ता है। स्टैंप लगने के बाद नहीं, कि आपने स्टैंप लगी है, आपने कोई एग्जाम क्लियर कर लिया है, वो बाद की बात है, वो तो आप करोगे ही। लेकिन सबसे पहले बात है आपका माइंडसेट, आपका देखने का, सोचने का, समझने का जो नज़रिया है, वो आपका एक ऑफिसर जैसा होना चाहिए। तभी जाके आप एक ऑफिसर बनने की राह पर निकल सकते हो। और जो ये एग्ज़ाम होते हैं आपके, एनवीएस, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, ये एक रास्ता है जो आपको आपकी मंजिल तक, जो आप बनना चाहते हो, उस तक आपको लेके जाने के लिए तैयार करते हैं। और यहीं अगर आप हार मान लोगे तो ऑफिसर कैसे बनोगे आप? आप पहले अंदर से ऑफिसर बनिए, उसके बाद एग्जाम को क्रैक कीजिए और प्रूव कीजिए दैट आई वॉज ऑलरेडी एन ऑफिसर। मैं पहले से ही एक ऑफिसर था, हूं और रहूंगा। ओके, तो आप अपनी तैयारी को एक अच्छा बूस्टअप दीजिए, अपने पोटेंशियल को बढ़ाइए। प्रतिदिन, एवरी डे, आपका जो दिन है वो पिछले वाले दिन से, पिछले वाले घंटे से, पिछले वाले सेकंड से बेहतर होना चाहिए। आपका नज़रिया, आपकी सोचने समझने की शक्ति बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और अपने मैथ्स को, रीजनिंग को, इनको बूस्टअप करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।